वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। चलिए आ जाए इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कार्यों की यहाँ पे सूची दी गई है, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और हमें इन 5 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्नों को हल करना है अपने प्रोजेक्ट बुक में। और यह जो प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक हैं 20 नंबर का होगा। चलिए हम इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से इन 5 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट कार्य है, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि। बातचीत के बिंदु, जिसमें यहाँ पे जो बातचीत के बिंदु दिए हैं, कौन सा जानवर है, कितने पाले हैं, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवर को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करिए। तो हमें यहाँ पे जो हमें विषयवार जो सर्वे का रिपोर्ट हमें तैयार करना है। चलिए, प्रेजेंटेशन प्रदत्त विषय पर सर्वे, जिसमें क्रमांक है 6, जिसमें यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर हमारे जो प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न हमारे 6 हैं। कौन सा पशु है, पशुओं की संख्या कितनी है, क्या पशुओं को रखने के लिए अलग स्थान है, इस तरह से। उसके बाद पशुपालक क और पशुपालक ख। जिसमें पहला हमारा प्रश्न है, कौन सा पशु है। तो पशुपालक क में गाय और पशुपालक ख में गाय एवं भैंस। तो यहाँ पे इस प्रश्न में बच्चे अपने घर में जो भी उनके आसपास जो भी जानवर या जो भी अंडों के लिए जो मुर्गी पाले हैं, उनको देख करके हम उनकी संख्या लिख सकते हैं। यह जो सर्वे है उदाहरण के तौर पे है। पशुओं की संख्या कितनी है, 3, और गाय भैंस की संख्या 8। क्या पशुओं को रखने के लिए अलग स्थान है, हाँ। पशुपालक ख, हाँ। उनकी देखभाल कौन करता है, स्वयं। और ख में पशुपालक ख में स्वयं तथा परिवार की महिलाएं। पशुओं का भोजन क्या है, पशुपालक का हरा चारा, भूसा, खली एवं भूसी। और पशुपालक ख में सूखा भूसा, चूनी एवं भूसी। पशुओं के बीमार होने पर क्या करते हैं, पशुपालक का सामान्यतया देसी नुस्खों का उपयोग करते हैं। पशुपालक ख देसी नुस्खों एवं कभी कभी डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। इस तरह से हमें एक रिपोर्ट तैयार करना है। हमने अपने घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए गाय एवं भैंस पालते हैं। इनमें से कुछ के पास 3 से 4 पशु तथा कुछ के पास 7 से 8 पशु हैं। इन पशुओं को रखने के लिए उनके पास अलग से स्थान था। कुछ के पास कच्चे मकान एवं अन्य पास पक्की ईंटों से बने बरामदे थे। पशुओं की देखभाल वह स्वयं करते थे, परंतु उनकी देखरेख में घर की महिलाओं की विशेष भूमिका थी। पशुओं के भोजन के लिए भूसा, हरा चारा, सूखी खली, भूसी का प्रयोग करते थे। अधिकांशतः पशुपालक छोटी मोटी बीमारियों होने पर किसी दवा का प्रयोग न करके देसी नुस्खों का प्रयोग करते हैं, परंतु गंभीर रूप से पशु के बीमार होने पर पशु चिकित्सक डॉक्टर की सलाह लेते हैं। हमने अपने सर्वे में यह महसूस किया कि पशुपालन का उनका ढंग वैज्ञानिक नहीं था। पशुओं के रहने के स्थान पर सफाई की व्यवस्था उचित नहीं थी। परिणाम स्वरूप पशुओं के बीमार होने का खतरा हमेशा बना रहता था तथा कभी कभी पशुओं की मौत के कारण नुकसान का जोखिम हमेशा बना रहता था, परंतु इसके बावजूद भी इससे प्राप्त आय से उनका जीविकोपार्जन हो जाता था। तो इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट 1 है, इसके हमने यहाँ पे सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट कार्य 2, इसका जो प्रश्न है, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभव को जानकर लिखिए। पता करिए वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है, कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वो अपने रहने के इंतजाम क्या करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई क्या होता है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए इसको हम हल करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2, हमारे गांव में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं आज भी नहीं है। इस कारण से पूरे वर्ष खेती नहीं की जाती है, अतः रोजगार के अभाव में छोटे किसान एवं मजदूर मौसमी स्थानांतरण करते हैं। प्रदत्त विषय पर सर्वे, वे किस मौसम में जाते हैं, व्यक्ति क, व्यक्ति ख, व्यक्ति ग। वर्षा ऋतु के बाद, शीतकाल में, शीत ऋतु में। उनके साथ कौन कौन जाता है, परिवार के युवा सदस्य एवं उनके बच्चे। व्यक्ति ख, वह और उनकी पत्नी एवं छोटे बच्चे।
व्यक्ति ग युवा सदस्य एवं बच्चे कहाँ जाते हैं? पास के शहर में उन क्षेत्रों की ओर जहाँ गन्ने की खेती होती है तथा चीनी मिलों के समीप, ऐसे शहरों में जहाँ कारखाने अधिक हैं। उसके बाद उन्हें क्यों जाना पड़ता है? व्यक्ति क अपने क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण, व्यक्ति ख रोजगार की खोज में, व्यक्ति ग मौसमी बेरोजगारी के कारण। जाकर वे क्या काम करते हैं? निर्माणाधीन इमारतें, मजबूत कार्य, गन्ना की कटाई, उसकी ढुलाई आदि। इसके अतिरिक्त गुड़ बनाने एवं चीनी मिलों में गन्ने की गट्ठर उतारने का कार्य। व्यक्तिगत कारखानों में मजदूरी करते हैं। उसके बाद क्रमांक छठवां, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं? व्यक्ति का 250 से 350 रुपये प्रतिदिन, व्यक्ति ख 200 रुपये प्रतिदिन और व्यक्ति ग 350 रुपये प्रतिदिन। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट 2 को हल किया। उसके बाद अगला जो है क्रमांक 7, वहाँ रहने का क्या इंतजाम करते हैं? व्यक्ति का निर्माणाधीन इमारत के पास ही झुग्गी झोपड़ी बनाकर, व्यक्ति ख गांव के पास झोपड़ी बनाकर, मलिन बस्ती में किराए का कमरा लेकर। उनके बच्चे स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है? व्यक्ति का बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। व्यक्ति ख बड़े बच्चे जो अपने मूल गांव में रहते हैं उनकी पढ़ाई जो जारी रहती है, परंतु छोटे बच्चे जो साथ जाते हैं की पढ़ाई रुक जाती है। व्यक्ति ग सामान्य रूप से रुक जाती है। उसके बाद क्रमांक 9, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? व्यक्ति क हिंदी, व्यक्ति ख हिंदी एवं क्षेत्रीय बोलियां, व्यक्ति ग हिंदी। रिपोर्ट गांव के 3 भिन्न व्यक्तियों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त आंकड़ों से हमें ज्ञात हुआ कि गांव में पूरे वर्ष के लिए रोजगार के साधनों का अभाव है, अतः अधिकांश युवा सदस्य वर्षा ऋतु के पश्चात रोजगार की तलाश में पास के शहरों, औद्योगिक केंद्रों, चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पादन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। तो इस तरह से एक रिपोर्ट तैयार करना था। उसके बाद प्रोजेक्ट 3, इसका जो प्रश्न है, बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हों। दोस्त रिश्तेदार से उसकी यात्रा के शुरुआती से वापसी तक के अनुभव को जानें। पता करें वे किस मौसम में गए थे, साथ में कौन था, कौन कौन था, कैसे गए थे, वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या है, आसपास कौन से जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर कौन लोग रहते हैं और आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, खाने पीने की क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से इस प्रयोजन कार्य को पूर्ण करना है, जिसका इसकी जो प्रस्तुति है, मैंने अपनी मौसी से बात की जो अभी जल्दी ही चंडीगढ़ की यात्रा करके लौटी है। मैंने उनकी यात्रा के शुरू से वापसी तक के अनुभव को जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि वह शीतकालीन अवकाश के दौरान चंडीगढ़ घूमने गई थी। वह ट्रेन द्वारा गई थी। उनके पास उनके परिवार के सदस्य, बच्चे तथा कुछ मित्र भी थे। उन्होंने भोपाल से चंडीगढ़ तक की यात्रा ट्रेन द्वारा रिजर्व कोच में की। रास्ते का अनुभव बहुत अच्छा रहा। वह सभी हंसते खेलते प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। वहां वह पहले से बुक किए गए होटल में रुकी। वहां दैनिक कार्य से निवृत्त होकर शहर के प्रसिद्ध स्थलों, पार्कों आदि में घूमने गए। उन्होंने वहां के पास के गांव को भी यात्रा टैक्सी द्वारा की। वहां उन्होंने अनेक शोभाकारी एवं फलदार वृक्षों के बीच भी देखा, बगीचे भी देखे। वहां उन्होंने रॉक गार्डन भी देखा। वहां अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे जिनमें से प्रमुख हैं अशोक, बॉटल, ब्रुश, मोरपंखी, कैक्टस की विभिन्न जातियां, आम, अमरूद, संतरा आदि। वहां उन्होंने महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क भी देखा। उन्होंने बाघ, हाथी, लेपर्ड, हिरन, हिप्पो, सफेद मोर, विभिन्न रंगों के तोते एवं अनेक दूसरे पक्षी भी देखे। पार्क में पानी की व्यवस्था के लिए तालाब, फव्वारे आदि की उत्तम व्यवस्था थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए ट्यूबवेल्स की व्यवस्था थी। गेहूं एवं सरसों की फसलें खेतों में लहरा रही थी। वहाँ के अधिकांश लोग पंजाबी सरदार थे। अधिकांश लोग पंजाबी भाषा में बात करते थे, परंतु उन्हें हिंदी बहुत अच्छी तरह आती थी। अधिकतर लोग खेती किसानी से जुड़े थे तथा कुछ के व्यापार थे। उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस थे। उनका खान पान बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग दूध, दही, मक्खन, अंडा एवं चिकन के बहुत शौकीन थे। मक्का की रोटी एवं सरसों का साग तो वहाँ की प्रसिद्ध डिश है। वहाँ वह 3-4 दिन रुकी, तत्पश्चात ट्रेन द्वारा वापस भोपाल लौट आई। उनकी यात्रा अत्यंत रोचक एवं मनोरंजन युक्त रही। तो इस तरह से किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करके उसकी यात्रा की शुरुआती के बारे में यहाँ पे लिखने का प्रयास किए। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 4, इसका जो प्रश्न है, अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बात कर गेहूं बोने से लेकर फसल कटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं की खेती संबंधित चित्र, पत्र, पत्रिकाओं से एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें।
हमारे देश में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए गेहूं को अन्न का राजा कहा कहते हैं। इसकी खेती हमारे देश के अधिकतर राज्यों में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसमें जो संबंधित खेती संबंधी जो चित्र हैं, इसको हमें चस्पा करना है अपनी प्रोजेक्ट बुक में। खेती की तैयारी के लिए क्या करते हैं, पहले ज़मीन को जोतते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, फिर पानी की सिंचाई करते हैं, उसके बाद उर्वरक, कीटनाशकों या खाद का छिड़काव करते हैं। उसके बाद गेहूं की बाली आती है, फिर गेहूं की कटाई करते हैं। उसके बाद कटाई करने के बाद थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसर में उड़ाते हैं और उसके बाद में इसका भंडारण करते हैं। फिर उसके बाद में से बोरी में भरा जाता है। तो इस तरह से गेहूं की बुआई से कटाई के पश्चात भंडारण तक का एक निरूपण है, ये चित्र द्वारा बताया गया है। उसके बाद गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए 65 से 85 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र उपयुक्त रहता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करते हैं, फिर 2 से 3 जुताइयां देसी हल से करके पाटा लगा देते हैं। अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से गेहूं की बुआई करना शुरू कर देते हैं। बुआई के लिए सामान्य रूप से गेहूं छिटककर या कूड़ में हाथ से बीज डालकर करते हैं। बीजों का अंकुरण के बाद समय समय पर सिंचाई एवं खाद देते हैं। तो इस तरह से एक गेहूं बोने तक के कटने तक का हमने चित्र के माध्यम से जाना। उसके बाद प्रोजेक्ट 5, इसका जो प्रश्न है, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पिक्चर्स पोस्टर्स एकत्रित करिए और उसके बारे में लिखिए। जिसमें इससे संबंधित प्रश्न है, ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, लिखिए। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहां पर लोग क्या करते हैं, पता करिए और लिखिए। आपको यदि किसी बर्फीली स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने वाले योग्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्वतारोही बहुत जोखिम साहस का कार्य है, यह चुनौतियों से भरा कार्य है क्योंकि इसके रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ एवं जटिल होते हैं। ऊपर चढ़ते समय जोश, फुर्ती एवं हिम्मत से काम लेना होता है। जब हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो अधिक शक्ति की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए हम अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर चलते हैं। इसके अलावा ठंडी सर्द हवाएं, बर्फीले तूफान में हम भटक सकते हैं तथा अपने समूह से बिछड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हम एक दूसरे से रस्सी द्वारा जुड़े रहते हैं। अपने किसी साथी से मुश्किल में फंस जाने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसका जो जो पिक्चर्स हैं, हमें पिक्चर्स को हमें एकत्रित करना है और अपने वर्क बुक में, अपनी जो प्रोजेक्ट बुक है इसमें हमें चस्पा करना है। यह जो पिक्चर है पर्वतारोही का ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त चित्र है। उसके बाद एक कतार में चढ़ते हुए पर्वतारोही। उसके बाद चौथा चित्र है पर्वतारोहण के समय साथ ले जाने वाली वस्तुएं। यदि मुझे किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो मैं अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जाना चाहूँगा: स्वेटर, जैकेट, बॉडी वार्मर, वुलेन कैप, मफलर, मोजे, दस्ताने, सन ग्लासेस, छतरी, जूते, फर्स्ट एड किट, टार्च, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, तौलिया, साबुन, सीटी, गुड़, चना, ग्लूकोज तथा कुछ खाने पीने का अन्य सामान आदि। तो इस तरह से हमने पर्यावरण विषय के जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो 5 प्रश्न यहाँ पे 5 प्रश्नों की यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य की सूची दी गई थी, इसको हमने हल करने का प्रयास किया। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।